नमस्कार, मैं हूं राघवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल पहुंचे हैं। उन्होंने नेतन्याहू से वहां मुलाकात की है और जो हमले में लोग मारे गए उनके प्रति संवेदना जाहिर की है। इन दोनों नेताओं की विजिट के मायने क्या हैं, इसके अलावा तुर्की का जो नया रुख सामने आया है उसका क्या मतलब है, और एक तरह से आप देखें तो दुनिया दो धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है। हमास बनाम इजराइल के मुद्दे पर दुनिया बढ़ गई है और आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये एक भीषण युद्ध के तौर पर सामने आए, क्योंकि ईरान भी खुलकर अब युद्ध के लिए ललकार सकता है। तुर्की ने अभी खुली धमकी दी है और तमाम अन्य जो पहलुओं पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में भारत एक्सप्रेस की सीनियर एंकर याना मीर हैं। याना, कैसे देख रही हैं आप दो बड़े राष्ट्रों के प्रमुख एक के बाद एक दिन पहुंच रहे हैं? आपने राघवेंद्र जी सही बात कही कि इस तनाज़े की वजह से इजराइल फलस्तीन के दुनिया दो हिस्सों में बट गई है और दोनों अलग अलग साइड्स पे हैं। अब आप देखिए, ऋषि सुनाक आए, जो बाइडेन आए, फिर जर्मन चांसलर ओलाफ शॉल्ज भी आए। इन सारों ने मिलके पूरी पुरजोश तरीके से इजराइल को सहानुभूति दी और कहा कि जो बर्बरियत इजराइल के लोगों ने देखी वो काबिल एतराज़ है, और हमास को पूरी तरह से कंडेम किया है इन लीडर्स ने। साथ ही साथ अगर आप मुस्लिम ममालिक देखें तो वहाँ पर जो है लोगों के अंदर रेस्टलेसनेस एक बढ़ती सी दिख रही है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एक नस्ल कशी चल रही है फ़लस्तीनियों की। ठीक है, जवाबी हमले के बहाने से इजराइल जो है गाजा में एरियल स्ट्राइक्स इस हद तक कर रहा है कि एक अस्पताल भी उड़ा दिया जिसमें 500 लोग ज़िबा हो गए। तो अब इसके ऊपर भी दो कहानियां सामने आ रही हैं। इजराइल कहता है कि ये हमने स्ट्राइक नहीं किया, ये हमास का ही एक मिसाइल था जो बीच में उड़ा नहीं और वहीं पर मिसगाइडेड मिसाइल है, और हमास कहता है कि साफ तौर पे कि ये इजराइल ने किया है। तो अगेन दुनिया इस बात पे भी दो हिस्सों में बट गई है। आप देखिए, मुस्लिम ममालिक जैसे कि जॉर्डन ने ये प्लान किया था, एक 4 नेशन कॉन्फ्रेंस प्लान किया था, वो भी कैंसिल कर दिया इस अस्पताल के ऊपर जब हमला हुआ उसके बाद। इस 4 नेशंस में कॉन्फ्रेंस में जॉर्डन के जो वजीर आला हैं उनके साथ साथ सीसी भी बैठने वाले थे, इजिप्ट के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी बैठने वाले थे, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर तुर्की ने साफ तौर पे धमकी तक दे दी, और एक तरह से तुर्की धमकी भी दे रहा है। दूसरी तरह अगर आप देखें तो हकान फिदान जो तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हम हमास के साथ कोशिश कर रहे हैं कि इजरायली हॉस्टेजेस को भी रिलीज कर दिया जाए, क्योंकि इजराइल इस बात पे अड़ा हुआ है कि जब तक इजरायली हॉस्टेजेस नहीं रिलीज होते जो हमास के कब्जे में हैं, तब तक हम अपनी तरफ से कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एड को अंदर नहीं आने देंगे। यहीं से एक बात शुरू करते हैं हम लोग कि इजराइल के जो राजदूत हैं और मिलोन ने बयान दिया है कि 200 लोग जो बंधक हैं उनको छुड़ाने के लिए अगर भारत किसी भी तरह की मदद हमारी करेगा तो हम उसका स्वागत करेंगे। जी, वही भारत की तरफ बड़ी उम्मीद भरी नज़र से वो लोग देख रहे हैं। जी, तो भारत को एक मीडिएटर का रोल प्ले करने का मौका मिला है। मुझे लगता है कि भारत को ये कर देना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत ये अच्छे से भी कर सकता है, और पहले से ही जो है भारत की नीति यही रही है कि इजराइल फलस्तीन को लेके कि दोनों को एग्जिस्ट करें। 2 नेशन थियोरी को भारत रिकग्नाइज करता है। आपको शायद पता होगा कि पहले जब इजराइल बना था, जब उसका आगाज हुआ था, तब भारत ने सिग्नेटरी बनने से इनकार किया था। इनिशियली ये तारीखी बात है, लेकिन इंदिरा गांधी के ज़माने में फिर इजराइल को हमने तस्लीम किया भारतीयों ने। तो तब से लेके आज तक भारत इसी चीज़ पे अड़ा है कि फ़लस्तीनियों को भी उनके हुकूक मिलने चाहिए और इजरायली को भी उनके हुकूक मिलने चाहिए, और दोनों को एग्जिस्ट, दोनों को राजी खुशी जीना चाहिए एक दूसरे के साथ। तो मुझे लगता है कि जब भारत की नीति इतनी साफ है, भारत किसी एक तरफ पे नहीं है। हालांकि हमारे वज़ीर आज़म ने क्लियरली बोल दिया है, मोदी जी ने, कि हम इजराइल के साथ क्योंकि भारत ने कभी भी टेररिज्म को सपोर्ट किसी भी तरह से नहीं किया है। दहशतगर्दी हमारी नीतियों के खिलाफ है, तो इसीलिए इजराइल की तरफ सहानुभूति है। लेकिन कभी भी भारत ने ये नहीं चाहा कि फ़लस्तीनियों के साथ नस्लकशी हो या ज़्यादती हो किसी भी तरीके से। सो मुझे लगता है कि एक मीडिएटर का रोल भारत बहुत अच्छे से निभा। वैसे भी भारत का स्टैंड आतंकवाद के खिलाफ रहा है, अभी भी है, लेकिन वो शांति चाहता पूरी दुनिया में, और कहीं कोई किसी दो देशों के बीच अगर युद्ध, आप तो जानते होंगे कि फ़लस्तीन के जो PLO जो अथॉरिटी फ़लस्तीन गवर्नमेंट थी हमास से पहले, उन्होंने मोदी जी को हाई सिविलियन अवार्ड से भी नवाजा था। लेकिन जैसा आपने शुरू में कहा और मैंने भी जिक्र किया कि दो धड़ों में दुनिया बट गई है। बिल्कुल। फ़लस्तीन के साथ जो लोग खड़े हैं
एक तरह से वो हमास के भी पक्ष में खड़े हैं। सवाल यहीं से पैदा होता है कि 57 इस्लामिक देश हैं और जब इजराइल ने कहा कि उत्तरी गाजा को खाली किया जाए और लोग दक्षिणी गाजा की तरफ जाएं, वो बाहर मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं, और कोई पनाह नहीं दे रहा है, तो एक तरफ वो लोग उनके साथ भी खड़े हैं और एक ये भी संकट खड़ा हो रहा है। जी, ये एक तरह से आप कह सकते हैं हिपोक्रेसी है मुस्लिम ममालिक की, क्योंकि लेकिन इसमें उनकी गलती भी नहीं है। देखिए, जॉर्डन ने रेफ्यूजीज लिए थे, फलस्तीनी रेफ्यूजीज, तारीख की बात है, मैं फिर से तारीख में जा रही हूँ। वहां पर क्या हुआ कि फलस्तीनी जो रेफ्यूजीज थे वो हावी हो गए जॉर्डन के लोगों पर। इनफैक्ट जॉर्डन के किंग को जो है फलस्तीनियों से खतरा था, तो जॉर्डन के किंग ने किसको ये कॉन्ट्रैक्ट दिया कि लॉ एंड ऑर्डर वहां पर आके सुधारे? 1970 की बात है, पाकिस्तान के जियाउल हक को। और जब वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं सुधार पा रहे थे तो उन्होंने क्या किया? 25,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम हो गया था। वो भी तो, पाकिस्तान भी तो मुस्लिम मुल्क है। तो ये एक शॉकिंग चीज़ है कि ये मुस्लिम ममालिक खुद जानते हैं कि रेफ्यूजीज़ को अपने मुल्क में ले लेने से प्रॉब्लम्स बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, लॉ एंड ऑर्डर कंसर्न्स हो सकती हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकती हैं, तो इस वजह से वो उनको अंदर भी नहीं लेना चाहते। एट द सेम टाइम दूर से बैठ के कभी सोशल मीडिया पे तो कभी मीडिया और प्रेस के हवाले से ये डायलॉग्स बोलते हैं। एक देश की बात नहीं है, मैंने कहा 57 इस्लामिक कंट्रीज आप सारे के सारे देख लीजिए, सारे सिर्फ सहानुभूति दे रहे हैं मीडिया पे या सोशल मीडिया पे, मगर कोई सामने से आके उनको हेल्प करने। हैरानी की बात तो ये भी है कि तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन इस्लामिक देशों के मसीहा के तौर पर खुद को साबित करते आ रहे हैं और करना चाहते भी हैं। क्या लगता है कि इसमें भी डबल स्टैंड है? एक तरफ तुर्की ने धमकी दी है कि जो जिस तरह अस्पताल पर हमला हुआ और वो ये मान के चल रहे हैं इजराइल ने किया, हालांकि कल जो बाइडेन ने साफ कहा कि इजराइल ने नहीं किया और इजराइल ने भी खंडन किया, लेकिन जो फिलिस्तीन के या हमास के साथ खड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि इजराइल का अटैक था। देखिए, ऋषि सुनाक ने भी ये कहा कि यूके की इंटेलिजेंस एजेंसीज इस अटैक को बारीकी से जांच कर रहे हैं और पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में अटैक किसने किया। लेकिन ये बात हम डिनाई नहीं कर सकते कि जो दो गढ़ों में बटा है ये पूरा आलम। अब देखिए, क्विंट जो है, इट इज़ अ ग्रुप, 4 देशों का ग्रुप है वेस्टर्न यूरोप में। जो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं वो है यूके, जर्मनी, फ्रांस और इटली। जब ये सारे पूरी तरह से, मतलब एक ब्लाइंड फेथ है इनको वज़ीर आज़म नेतन्याहू पर इजराइल के, कि जो उन्होंने बोला वही पत्थर की लकीर है। इन्होंने अगर कह दिया कि इजराइल ने अटैक नहीं किया तो नहीं किया। तो उसी तरह जो है दूसरी तरफ जो मुस्लिम ममालिक हैं उनको भी एक ब्लाइंड फेथ है कि जब हमास ने कह दिया कि अटैक हमने नहीं किया तो नहीं किया। अब इन दोनों गढ़ों के ब्लाइंड फेथ को हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक कहते हैं ना कि वो इनका अपना वो है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि टर्की ने फिर भी एक तरह से दोनों तरफ को बैलेंस करने की कोशिश की। कैसे? क्योंकि एक तरफ इजरायली होस्टेजेस के लिए भी उनके मन में सहानुभूति है, तभी तो वो होस्टेजेस को रिलीज करने की मांग भी कर रहे हैं हमास से, और दूसरी तरफ वो ये मांग भी कर रहे हैं कि फलस्तीनियों के साथ और कत्लेआम ना हो, आम फलस्तीनियों के साथ। तो वो खुली धमकी भी इसी तरह उनकी सामने आई है कि अगर हमले नहीं रुके फलस्तीन पर तो कई फ्रंट पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। लेकिन वो दिखा रहा है, वो धमकी गलत है, क्योंकि टर्की को ये चीज समझने की जरूरत है। देखिए, ऐसा स्टेटमेंट टर्की से क्यों आ रहा है? क्योंकि वहां पे लोग एहतजाज कर रहे हैं। गाजा में जो हो रहा है उसके लिए सहानुभूति दिखाने के लिए एहतजाज हो रहे हैं इन सपोर्ट ऑफ गाजा, और बड़ी तादाद में लोग रास्तों पे आ रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गाजा में जो हो रहा है वो रुक जाए। लेकिन उसी तरह से ऋषि सुनाक के सरकारी जो घर है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उसके सामने यूके के सिटीजन्स भी तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि गाजा में जो हो रहा है वो रुक जाना चाहिए। तो टर्की को ये बात समझनी चाहिए कि इस तरह की धमकी देना ये सही बात नहीं है, क्योंकि दुनिया में, इवन हमारे भारत में भी कई लोग हैं जो गाजा के साथ हो रही, जो उनको लगता है कि नाइंसाफी हो रही है, और गाजा के लोगों के साथ वहाँ भी लोग खड़े। तो इस तरह की धमकी देना जिससे वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, सिक्योरिटी इश्यूज हो सकती हैं। जाहिर सी बात है, शायद कहीं भी किसी दूसरे मुल्क में ज्यूज पे अटैक हो सकता है, क्योंकि शायद राष्ट्रपति इजराइल की उन्होंने एक सॉर्ट ऑफ एडवाइजरी भी जारी कर दी है कि इजरायलियों को टर्की नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ उन पे हमले हो सकते हैं। तो इस तरह के हमले तब होते हैं जब बड़े बड़े लीडरान ऐसी धमकियां ओपनली देते हैं प्रेस और मीडिया में, और उन्हें शायद अंदाजा नहीं होता कि इससे मैसेज क्या जाएगा, माहौल कितना खराब होगा। जैसे आम भाषा में दर्शकों के लिए हम लोग बात करें कि कहीं किसी गली मोहल्ले, बस्ती में, गांव में किसी घर में झगड़ा होता है या दो पड़ोसियों में झगड़ा होता है, तीसरा व्यक्ति, उसकी एक भूमिका अलग दिखने लगती है और वो खुद अपने गिरेबान में नहीं झांकता, वही
टर्की की का हाल है। बिल्कुल। साइप्रस के एक बड़े भूभाग पर अवैध कब्जा करके बैठा है तुर्की, बिल्कुल। और वो यहाँ ज्ञान दे रहा है, यहाँ बातें कर रहा है, लेकिन वो अपने गिरेबान में नहीं झांक रहा है। जबकि जिस हिस्से पर उनका कब्जा है, एक बहुत ही गुलजार था वो इलाका, टूरिस्ट प्लेस हुआ करता था, बहुत सारे पर्यटक होते, तब वो वीरान हो गया। और सिर्फ साइप्रस ही नहीं, कुर्दिस्तान पे भी उसने एक कब्जा करके रखा है। और कुर्दिश लोगों की जो फ्रीडम फाइट है, वो काफ़ी टाइम से उनकी वो जो जद्दोजहद कर रहे हैं अपनी फ्रीडम के लिए, वो काफ़ी टाइम से चल रही है। और टर्की उनको आज़ादी नहीं दे रहा, वो खुद मुख्तारी के लिए लड़ रहे हैं, 1920s से लड़ रहे हैं। लेकिन उनको तो, लेकिन ये बातें जो है ये विदेशी मीडिया में आती नहीं है, क्योंकि उस खित्ते में जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। तो जाहिर सी बात है प्रेस मीडिया में भी जो आता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकल लैंग्वेज में पब्लिश होता है, और बाकी दुनिया के सामने ये खबरें आती नहीं है कि जो तशद्दुद वहाँ कुर्दियों के साथ टर्की कर रहा है, उसकी तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा है, कोई नज़र डाल ही नहीं रहा है। आखिरी हिस्से में हम लोग कुछ बात ये भी करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या स्थितियां किस ओर जा रही हैं, संभावना क्या देख रही हैं आप? संभावना मुझे ये लग रहा है कि देखिए, जैसे पहले भी 1967 में जब 6 डे वॉर हुआ था, इजराइल पे 5 मुस्लिम ममालिक ने एक साथ हमला किया था, जैसे मैंने पिछले अपनी नशरियात में भी यही कहा था। और इजराइल ने उन 5 ममालिक को सिंगल हैंडेडली हरा के फिर उनके अंडर जो एरिया आती थी फ़लस्तीन में, उस पर कब्जा कर लिया। अब यही हो रहा है कि बिकॉज हमास ने हमला किया, तो अब इजराइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक पूरे गाजा पे वो अपना कब्जा नहीं कर ले। नहीं, ये तो तय है, क्योंकि आर पार के मूड में है इजराइल भी, और जिस तरह उसको समर्थन मिल रहा है, उसके हौसले बुलंद हैं। समर्थन भी मिल रहा है, सिर्फ शब्दों से नहीं, जंगी जहाजें भेजी जा रही हैं, तामझाम भेजा जा रहा है, आर्थिक मदद भी मिल रही है। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि इस बार वो पीछे नहीं हटने वाला। पीछे नहीं हटने वाला। दूसरा फ्रंट जो है, ईरान हो, चाहे तुर्की हो, या दूसरे इस्लामिक देश हों, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। मुझे ऐसी फीलिंग आ उनका रही है क्या कि रुख होगा, क्या कुछ बदलाव आएगा, या वो और ज्यादा मजबूती से खड़े होंगे फिलिस्तीन मुझे के साथ? तो पता नहीं क्यों ऐसे लगता है, क्योंकि उनसे जो है अभी तक वो उस तरह का रिस्पॉन्स आया नहीं जो शायद फ़लस्तीनी उम्मीद करके बैठे थे जी। उस तरह का तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं। तो मुझे ऐसे लगता है कि अपने अपने कंट्रीज़ में, अपने अपने देशों में जो लीडरान हैं, मुस्लिम लीडरान, वो सिर्फ एक वोट बैंक के लिए जी, एक मुस्लिम वोट बैंक जो उनका है उसके लिए सहानुभूति जता रहे हैं फ़लस्तीन के लिए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की प्रैक्टिकल हेल्प, प्रैक्टिकल मदद वो करना चाहते हैं फ़लस्तीन की, क्योंकि ऐसे दिख नहीं रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा और सुना कि किस तरह स्टैंड ले रहे हैं देश, इजराइल और फिलिस्तीन युद्ध में, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो साथ हैं वो किस तरह साथ हैं, जो विरोध कर रहे हैं एक दूसरे का, या जो आंखें दिखा रहे हैं एक तीसरे देश की भूमिका में, वो जो हैं उनकी क्या स्थिति है, और आने वाले दिनों में संभावना क्या बन सकती है। लेकिन इधर जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि इजराइल के राजदूत ने कहा कि 200 लोग जो बंधक हैं, इजरायली बंधक हैं, उनको छुड़ाने में अगर भारत कोई मदद करेगा तो वो स्वागत करेंगे। यानी भारत की तरफ भी इजराइल टकटकी लगाकर देख रहा है, और ये अपनी एक भारत की ताकत भी है कि वो मदद करने की हैसियत रखता है, मदद कर सकता है। और इसीलिए दुनिया के तमाम देशों का जो नज़रिया है भारत की तरफ देखने का, यकीनन पिछले सालों में काफ़ी हद तक बदला है, बेहतर हुआ है, अच्छा हुआ है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अन्य तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए आप भारत एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।